मेरे प्यारे छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस नए वीडियो में जंगल जहाँ से शुरू होता है इस उपन्यास के कुछ नए अध्यायों पर हम लोग बात करेंगे। इससे पूर्व के 10 अध्यायों में हम लोगों ने कुल मिलाकर 41 अध्यायों पर बात की थी। आज इस 11वें वीडियो में मैं 42वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। कुमार का परिचय एक अधेड़ आयु के व्यक्ति के साथ हुआ था। बातों बातों में वह बताने लगा कि नरकट, खर, कास, खरपत, बेत इस इलाके की खास वनस्पति है। कुमार ने बड़ा रोमांचित होकर पूछना शुरू कर दिया, आप कौन? उस आदमी ने बताया, मैं जगत नारायण उर्फ जगदम। कुमार ने तुरंत कहा, ओह, तो आप वो दो दूध का दूध और पानी का पानी इस पत्र के एडिटर हैं? एडिटर साहब। जगदम और कुमार और जगदम दोनों के बीच में बातें होने लगी। जगदम थारू और धांगड़ लोगों का इतिहास बड़े विस्तार से बताने लगा। जगदम का यह अभ्यास कि थारू हिमालय की गोद में बसी हुई एक बस्ती है और धांगड़ छोटा नागपुर से अंग्रेजों के लाए हुए लोग हैं। बाकी ये लोग गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, देवरिया आदि इलाकों से हैं। बेतिया के महाराज उनके वंशजों का भी इतिहास जगदम बता रहा था। जगदम फिर यहाँ के क्राइम पर बोलने लगा। इस इलाके के लोग एक अजीब सामंती मोह में बच्चे से बूढ़े और अमीर से गरीब तक सिझने लगते हैं। फलाने महाराज महान हैं, आलन बाबू का क्या रोब है, बस इसी पचड़ों में ये लोग फंस जाते हैं। फिर इनके अपने इक्वेशंस भी होते हैं। यहाँ के डाकू वामदेव को आपने एसपी श्रीवास्तव जिनका तबादला हुआ था, वे वामदेव को मालिक मालिक कहकर पुकारते थे। क्या मजबूरी रही होगी कि एक पुलिस अफसर आला डाकू को मालिक कहकर पुकारे? आपके डीएम यादव उन्हें अपनी जानती के डकैतों की फिरौती कभी भी दिखाई नहीं दी। इटावा, भिंड, मुरैना, शिवपुरी में क्या था? डाकू माने शान, डाकू माने कोई हीरो, डाकू माने गरीब परिवार से, डाकू माने उस पर माँ भवानी की छत्र छाया है, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। क्या ट्रेजेडी है साहब, खलनायक नायक बनकर जीता है। आत्मघाती सामंती सोच जब तक मालिक मालिक कहकर गिड़गिड़ाने वाले एसपी है, तब तक जंग खाई हुई मानसिकता के पुलिस अधिकारी चंबल में थे, चलता रहा। लेकिन आपके जैसे कुछ युवा अधिकारी नई सोच के साथ इन डाकुओं को पकड़कर इनका छद्म बेनकाब करने लगे। डाकू लोग अजय नहीं, बल्कि उनको मारा भी जा सकता है और उनकी शान को पूरा धूल चटाई जा सकती है। इस प्रकार से जो है राजकीय सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है वो सक्रिय हो गए। बाद में वो धीरे धीरे राजनीति में आने लगे। बेतिया को लेकर जगदम ने भी एक मिथक बताया कि यहाँ पर रत्नाकर डाकू के बारे में एक मिथक बताया जाता है, गाढ़ा जाता है, जो कि यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। उसने एक दिन नारद को पकड़ लिया। रत्नाकर डाकू ने एक दिन नारद को पकड़ लिया। नारद ने उसके मन में एक बड़ा दुविधा प्रश्न डाल दिया। यह पाप तुम किस लिए करते हो? अपने परिवार के लिए? और अगर तुम यह पाप अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो तुम उन्हें अपने पाप का भागीदारी बना रहे हो। तब से कहते हैं कि रत्नाकर के हाथ की कुल्हाड़ी हाथों से नीचे गिर गई और वह मरा मरा जपते जपते राम राम जपने लगा और उन्हीं हाथों ने वाल्मीकि बनकर रामायण रच डाली। ऐसा भी एक मिथक जो इस इलाके से जुड़ा है, जिसकी जानकारी जगदम ने कुमार को दे दी। यहाँ पर 42वां अध्याय समाप्त होता है। 43वां अध्याय मैं तुरंत प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस अंक में जगदम्ब ने उसके अखबार में सनसनीखेज खबर दी थी।
जगदम ने इस बार के चुनाव में अधिकारियों और डाकुओं की सूची एक साथ बनाई थी। किसको किसको कैसे कैसे टिकट मिलेंगे। सारा बिहार उसकी अखबार को पढ़कर बहुत चक्का रह गया था, जिसका परिणाम यह रहा कि परशुराम के आदमी बंसी ने जगदम को पकड़कर परशुराम के पास लेकर गए और अंततः जगदम को मार दिया गया। सिकरहवा की हत्या के बाद जगदम की हत्या, कुमार बोला खबर देने वाला खबर तक न बन सका। कुमार ने राम उजागिर जो परशुराम के कह दिए थे कि राम उजागिर के पास कुमार ने संदेश दिया था कि जाकर परशुराम को कह दो कि वो समर्पण कर दे और हाथ मिलाकर जो है वो सरकार के अनुरूप जो है उनको सजा मिलेगी। राम उजागिर ने उनसे कहा कि मैं कोशिश करूंगा, पक्का नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो ठीक वैसे है जैसे सांप के बिल में हाथ डालकर मनी निकालना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यह आश्वासन देकर राम उजागिर चला जाता है। यहाँ पर 43वां अध्याय समाप्त होता है। 44वां अध्याय मैं तुरंत प्रारंभ करने जा रही हूँ। राम उजागिर जो इस इलाके के नेताजी हैं, सामाजिक राजनीतिक रुतबा अच्छा है। कुमार के कहने पर परशुराम से मिलने तो जाते हैं, अपने 4 अंगरक्षकों को साथ लेकर जाते हैं। घने जंगल से गुजरते समय नेताजी हनुमान चालीसा बड़बड़ा रहे हैं। जंगल घना है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता परशुराम की इजाजत के बिना। घने जंगल में परशुराम का एक बंगला है, उसकी रखेल अब मलकाइन बन बैठी है। राम उजागिर अंदर जाता है। जाने से पहले उसकी तलाशी ली जाती है। परशुराम राम उजागिर का स्वागत करता है। आइए आइए नेताजी, बैठिए। जैसे ही राम उजागिर बैठता है तो एक थाली में पेढ़ा, तली हुई मछली और चाय लेकर आदमी आता है। राम उजागिर केवल उसमें से पेढ़ा उठाता है। राम उजागिर उससे अकेले में बात करने को कहता है। दोनों के बीच में कोऑपरेटिव इलेक्शन को लेकर बात होती है। परशुराम कहता है, तुम भी बैकवर्ड, हम भी बैकवर्ड का साथ देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस इलेक्शन में तुम मुरली पांडे को नहीं जिताओगे। लेकिन राम उजागिर कहता है, हम तो उका जिताने का वचन दिए हैं परमेश्वर बाबू, परशुराम बाबू। परशुराम कहता है, खैर मुरली पांडे तो हमरा भी गुरु था और हमरे बेटे का भी, लेकिन बूढ़ा हो गया है कमबख्त, लेकिन दुनियादारी नहीं आई उसको। राम उजागिर इस इलेक्शन में परशुराम को खुद खड़ा रहने के लिए कहता है और घबराते हुए कुमार का संदेशा देता है कि कुमार ने उसे समर्पण करने के लिए कहा है। परशुराम यकायक भटक गया। अरे, हम पर ऐसा कौन सा केस चल रहा है रे जो हम समर्पण करें? राम उजागिर चालाकी से इसी धागे को पकड़कर कहता है, और अगर केस नहीं है तो बाहर क्यों नहीं निकलते परशुराम भैया? क्यों इस जंगल में रहते हो? बाहर आओ, इलेक्शन में खड़े रहो। परशुराम बौखलाकर बोला, ताकि तुम्हारा कुमार हमको जेल में सड़ाए दे। हम जिंदा रही है या तो कुमार जिंदा रही, ध्यान में रखो राम उजागिर। यह कहते हुए राम उजागिर परशुराम का रवैया देखते हुए बात को वहीं पर काट कर उससे विदा लेकर जंगल से निकल आता है। यहाँ पर 44वां अध्याय समाप्त होता है। 45वें अध्याय का मैं यहाँ पर प्रारंभ कर रही हूँ। सुन्नर पांडे की एक लौती गाय लाली मर गई। जागधारण पांडे में गाय गेरू सब पर कब्जा किया था। उसकी मेहरारू ने खटिया पकड़ ली थी। पढ़ाएं तो ज्यादातर आजकल बीमार ही रहती है। सुन्नर पांडे दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। एक दिन सुन्नर पांडे काली के पास आया और गिड़गिड़ाकर काली के पास रोने लगा और कहने लगा कि भैया हमको अपनी गिरोह में शामिल कर लो, हम भी डाकू बनेंगे। काली और उसके साथी सुन्नर पांडे का यह वाक्य सुनकर अवाक थे। वह बार बार गिड़गिड़ा रहा था काली के सामने कि हमें अपनी शरण में ले लो। काली ने पूछा, क्यों? सुन्नर पांडे ने जवाब दिया, पहले जागधारण पांडे को मारेंगे और बाद में जान बिरादरी के लोगों को। काली ने बड़ी विनम्रता के साथ उसे उठाया, एक हुंकार भरी और कहा,
जाइए पांडे जी, जाइए। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, सुनर पांडे के हाथ में रखे और कहा, जाइए पलायन का दवा दारू कीजिए, गृहस्थी चलाइए। आपकी हमारी दुश्मनी जिस चीज़ के लिए थी वह तो दोह बुझ गई। अब आप हमारे भाई हैं। यह डाकू बनने का ख्याल छोड़ दीजिए, सिर्फ अच्छे आदमी बनकर रहिए। और अगले दिन पांडेपुर में बंदूक दागकर फेंकन ने ऐलान किया था, कान खोलकर सुने, आज से सुन्नर पांडे हमारा भाई है। आज से जो कोई उसका सामान हड़पना चाहेगा उसकी कोई खैर नहीं। जगधारी समेत जिसने जिसने उसकी चीजें हड़पी है लौटा दो। यह काली सरदार का हुक्म है, याद रखो। जो कोई उसकी इज्जत पर हाथ डालेगा उसकी आंख निकाल कर लिया जाएगा। काली खुद गया था पांडेपुर। सहमा सहमा सा पूरा गांव, बामनों की टोली, दुसाधों की टोलियां घबराकर फेंकन और काली की यह सारी बातें सुन रही थी। काली ने खुद पलायन के पैर छूकर कहा था, बहुत जुल्म सहिल है बाबूजी, हमरा कौन भूल चूक माफ हो। जबान में पलायन सिर्फ रोने लगी थी, उसकी जबान से तो एक शब्द भी नहीं फूटा। और उस दिन अगर काली की बात मानकर पलायन पर बलात्कार होता तो पता नहीं आज काली और फेंकन पलायन को क्या लौटाते। यह बात देखते देखते कुमार के कानों तक पहुंच गई और कुमार ने कहा, ओह, फिर से एक आदमी डाकू बनते बनते बच गया। वेल डन काली, वेल डन। एक दुबे जी कुमार से मिलने आए और उन्होंने वोटों की गिनती पर बात की और दुबे जी चाहते थे कि काली की ओर से बैकवर्ड के वोट उन्हें दिलाए जाए। इस पर मंत्री जी ने काली के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे लिए बूथ कैप्चर का काम कर लो, हमें संरक्षण दो, हम तुम्हें संरक्षण देंगे। नरेना को इस बात परेशान किए जा रही थी कि काली ने मंत्री साहब के प्रस्ताव का जवाब क्यों नहीं दिया। नरेना ने तय किया था कि आज काली को वह पूछ कर रहेगा कि आखिर वह इस प्रस्ताव पर कुछ सोचने वाला है या नहीं। नरेन ने काली को बताया कि वे सब इस जिंदगी से अब थक चुके हैं। जंगल जंगल जंगल, पहाड़, नदी, नाले, भटकते जानवर की जिंदगी जीते जीते एकदम से थक गए हैं। परशुराम परेमा पुत्तन भी थक गए हैं, इसलिए कोई राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ है। काली चुप था। परशुराम इलेक्शन में खड़ा हो गया था और अहिरन के वोट तो उसे जाएंगे। सुना है उसने ऐलान किया है कि चंपारण से डाकुओं को मुक्त करेगा। दुबे जी और कुमार दोनों को बामनों के वोट मिलेंगे। राम उजागिर पिछड़ी जानती के वोट मिलेंगे। हजारों अपराध और बलात्कार और डकैती का अपहरण करने वाला परशुराम, तौबा, इसे वोट भी मिलेंगे, यह जीत कर भी आएगा। इस इलेक्शन में काली तो कहीं था ही नहीं। काली बोला, अब तुम सब लोग थक गए हो तो लौट जाओ। तुम्हारे माँ बाप है, बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, मगर मैं कहाँ लौटूं, किसके पास लौटूं, किसके लिए लौटूं। दूसरे दिन जंगल में समर्पण की घटना घट रही थी। काली का गिरोह, सबसे बड़ा गिरोह जिसे सरकार नहीं तोड़ सकी, जिसे अन्य कोई डाकू का गिरोह नहीं तोड़ सका, वह स्वयं अपने आप टूट रहा था। दूसरे दिन काली ने सबको उठाया, सबके हिस्से के पैसे सबको बांटे, सबको बंदूकें दी, सबको गहने दिए जो उन्होंने लूटे थे। पीठ थपथपाकर सबको विदा किया। अब जंगल में काली अकेला था, अकेला। लेकिन तभी फेंकन और जगन जाते जाते दोनों के पैर शिथिल पड़ गए। वे दौड़कर काली के पास आए, गले लगाकर गिड़गिड़ाकर रोने लगे। ना काली भैया, ना, अब हमें अलग ना करो काली सरदार, तुम ही हमारे सरदार हो और तुम ही अंतिम सांस तक हमारे सरदार रहोगे। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 42, 43, 44 और 45 इन 4 अध्यायों पर हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो 46वां अध्याय में प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस अध्याय में केवल चुनाव की बातें की गई हैं। चुनाव का दिन, चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हुए, कुछ मामूली वारदातें छोड़ दी जाए तो बाकी चुनाव सब ठीक ठाक रहा। यहाँ पर 46वां अध्याय समाप्त होता है।
47वें अध्याय में तीसरे दिन कुमार पटना आया। बाबूजी, माँ, बच्चे धीरे धीरे जो बड़े हो रहे थे। पत्नी पर प्रौढ़ता और मोटापे की परत चढ़ रही थी। रात को कुमार उसकी पत्नी के बीच में काफी सुकून भरी बातें होती है। कुमार ने पत्नी को पीली साड़ी और काला ब्लाउज पहनने के लिए कहा। शायद जिस दिन वह मलारी के पास गया था तो मलारी के बदन पर पीली साड़ी और काला ब्लाउज ही तो था। वह कहीं अपनी पत्नी को मलारी के रूप में तो नहीं देख रहा। कुमार के सीने से लगकर पत्नी रोने लगी, कहने लगी, सुना है श्रीवास्तव जी को डाकुओं ने मार गिराया। हमें डर लगा रहता है आपका। यह कहते हुए दोनों पति पत्नी के बीच में बड़ी साधारण सी बातें होती है और दोनों सो जाते हैं। यहाँ पर 47वां अध्याय समाप्त होता है। 48वां अध्याय मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। एक रोज कुमार अखबार में बेतिया में चोरी और अपहरण की खबरें पढ़ता है और तुरंत उसे यह लगता है कि अब हमें बेतिया वापस लौट जाना चाहिए। अखबार की जब से ये खबरें पढ़ी है, कुमार बहुत बेचैन है और वो झटपट पटना से बेतिया की ओर निकलता है। 49वां अध्याय मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसमें कुमार और परशुराम को ढूंढते हुए मल्लाहों से मारपीट करता है। परशुराम का तो कहीं अता पता नहीं होता, लेकिन इस बीच में बेचारे सारे मल्लाह जो नदी पार कराने का काम करते हैं वे सारे पिट जाते हैं। पुलिस उन्हें उन मल्लाहों को बहुत बुरी तरह से मारती है। यहाँ पर 49वां अध्याय समाप्त होता है। 50वें अध्याय में कुमार हथियारों के लिए जोगी की भी मारपीट शुरू करता है। जोगी को कब्जे में लेता है और जोगी को बहुत बुरी तरह से मारने का काम यह पुलिस करती है। इस वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 इन 9 अध्यायों पर बात की है। और कल जो है वो हम लोग कुछ नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।